अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है बेसिकली में हमारी जो है मेडिकल फिजिक्स का हमारा पहला लेक्चर है और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एटम क्या होता है। देखिए, एटम जो है, एटम के बारे में ये मतलब हमें ये मतलब हम ये पढ़ते हैं या किताबें ये बताती हैं कि एटम जो है, एटम एक ऐसा छोटा टाइनी पार्टिकल होता है जो ना तो हम डिवाइड कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी यूं कह लें, एटम को डिफाइन हम इस तरह कर सकते हैं कि एटम इज अ टाइनी इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। यानी एक बिल्कुल छोटा, टाइनी, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होता है। ना तो हम उसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एटम जो है, ये कभी भी हम अपनी नेकेड आई, यानी ये जो हमारी इंसानी आंख है, ये इस काबिल नहीं होती है कि एटम को देख सके। अच्छा, अगर हम एटम के बारे में मजीद बात करें तो एटम जो है, तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो है ये हमेशा एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो होता है +1। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मास होता है मौजूद। तो यूं कह लें कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और न्यूट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ मास होता है और न्यूट्रॉन भी जो है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड अ न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है ये, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है या यूं कह लेंगे -1 चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा होता है, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं और यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो एटम को क्या करती हैं, होल्ड करके रख, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखती हैं इन द न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस जो है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा होता है इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अगर हम एटम की डायग्राम के बारे मतलब डायग्राम को अगर हम डिस्कस करें एटम की, तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह की होती है एटम की, कि आपके पास बीच में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा और न्यूक्लियस आप देख सकते हैं कि डायग्राम क्लियरली ये शो कर रही है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ एनर्जी लेवल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है और कुछ एनर्जी लेवल या कुछ ऑर्बिट्स जो है या ऑर्बिटल्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी कम है, यानी वो ऑर्बिटल जिनमें लो, जिनकी एनर्जी लो होती है, वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे ज्यादा होती है। और वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो वो क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे कमजोर होती है। इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कम है वो न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट्स या लेवल, एनर्जी लेवल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो न्यूक्लियस से दूर जो है ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। अगर हम मजीद डायग्राम को डिस्कस करें तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हम हाइड्रोजन का जो सिंपल कह लें कि जो स्ट्रक्चर है, अगर हमें एटम का बनाना हो, एटम की डायग्राम बनानी हो हाइड्रोजन की, तो हम किस तरह से बनाते हैं। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि आपके पास बीच में जो है वो एक न्यूक्लियस मौजूद है और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में और न्यूट्रॉन जो है वो 0 होते हैं। तो आपके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन आ गया और उसके बाद हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, सेम होती है। यही वजह है कि एक न्यूट्रल एटम जो है वो अनचार्ज होता है। इसी और न्यूक्लियस के अराउंड जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसे जो है 3D डायग्राम अगर हम इसकी देखें हाइड्रोजन के एटम की, तो 3D डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके की आपको नजर आएगी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है मौजूद और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। देखिए,
हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो हाइड्रोजन के बारे में हम ये जानते हैं या साइंटिस्ट ये डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोजन में एक भी ऑर्बिटल नहीं होता है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जो है एक शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा। इन द सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो न्यूक्लियस के करीब जो है एनर्जी लेवल बनाकर उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में जो एनर्जी लेवल है वो सर्कुलर नहीं है, बल्कि कह लें कि कर्व, मतलब कह लें कि यूं कह लें कि आप एक तरह से कह लें कि कर्व जो है वो प्रॉपर एक कर्व नहीं है, सर्कुलर नहीं है एनर्जी लेवल्स। वो सर्कुलर इसीलिए नहीं है कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस से दूर जो है होकर रिवॉल्व करेगा। अगर हाइड्रोजन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो न्यूक्लियस के करीब जो है वो रिवॉल्व करेगा। इन द सेम वे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है। कार्बन के न्यूक्लियस में आपके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो है आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जो सेकेंड ऑर्बिट है, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर आप इसका 3D मॉडल बनाएं तो 3D मॉडल किस तरीके से बनेगा, आप लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, यानी 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। और उसके अराउंड आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी वो देखें न्यूक्लियस के करीब है, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सेकेंड ऑर्बिटल में है, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिटल भी बने हुए और इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, होता ये है एटम के अंदर कि ये जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका जो स्पिन होता है या ये जो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम लेते हैं कार्बन के फर्स्ट शेल को। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +1/2 हो जाएगा, जो कि उसके स्पिन को शो करेगा कि वो क्लॉकवाइज है। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -1/2 हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम एटम की डायग्राम को मजीद अगर डिस्कस करें तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो इट मींस न्यूट्रॉन is made by protons and neutrons. So it means nucleus is made by protons and neutrons, and electrons are continuously revolving around the nucleus in different energy levels. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो है हमने सब चीजें डिस्कस कर ली कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर जो है वो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर हम सबसे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है उसके बारे में तो हम ये क्लियरली जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और ये पार्टिकल जो है, गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले जो है इसको डिस्कवर किया था। गोल्डस्टाइन ने किया क्या, उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो गोल्डस्टाइन ने एक ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब के राइट साइड पर उसने जो है वो एक प्लेट लगाई मेटल की, जिसे उसने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, तो वो प्लेट कहलाई एनोड। और लेफ्ट साइड की तरफ जो है ग्लास ट्यूब में उसने एक और प्लेट लगाई, लेकिन ये जो मेटल की प्लेट थी ये परफोरेटेड प्लेट थी। परफोरेटेड का मतलब है कि इस मेटल प्लेट के अंदर होल्स मौजूद थे छोटे छोटे, और इस मेटल प्लेट को जब उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये मेटल प्लेट कहलाई परफोरेटेड कैथोड। अच्छा, ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने एक गैस को रखा और जो गैस थी उसके प्रेशर को उसने कम किया बाय द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप प्रेजेंट ऑन दी लोअर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड नीचे की तरफ देखें, एक वैक्यूम पंप मौजूद है। इस वैक्यूम पंप के जरिए गोल्डस्टाइन क्या करता रहा, अंदर मौजूद ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद जो गैस है उसके प्रेशर को कम किया उसने ऐसा किया क्यों, देखिए गैस का प्रेशर जो है कम करने की वजह ये थी ताकि जो पार्टिकल्स हैं, जब प्रोटॉन्स निकल रहे हैं वो प्रोटॉन्स क्लियरली विजिबल हो।
क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये इमिट ही उस वक्त होते हैं जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस या एयर जो है उसका प्रेशर क्या हो, कम हो। अच्छा, अब हुआ क्या कि गोल्डस्टाइन ने जब ये एपरेटस सेटअप कर लिया तो उसने ये देखा कि जब उसने बैटरी को, यानी बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव एनोड, और यानी कह लें कि मेटल प्लेट और परफोरेटेड प्लेट को जब कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करने पर मेटल प्लेट जो है वो एनोड कहलाई, और नेगेटिव से कनेक्ट होने पर आपके पास जो परफोरेटेड मेटल प्लेट थी वो परफोरेटेड कैथोड कहलाई। तो गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्वेशन ये ली कि जब उसने गैस का प्रेशर कम किया तो उसने क्लियरली ये देखा कि भाई एनोड से, यानी पॉजिटिव प्लेट से एक रे निकली है, और वो जाकर कैथोड यानी परफोरेटेड कैथोड से पास करने के बाद लेफ्ट साइड पर डिस्चार्ज ट्यूब की यानी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे टकराई है, और टकराने के बाद जो है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे टकराने के बाद उसने एक फ्लोरेसेंट या एक चमक प्रोड्यूस की है। तो इस पर जो है गोल्डस्टाइन ने ये कंक्लूड किया कि भाई ये जो आपके पास रे निकली है, ये रे निकली है एनोड से, और एनोड से निकलने का मतलब है कि ये रे कुछ ऐसे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो उन रेस को जो है हम कैनाल रेस या एनोड रेस के नाम से जानते हैं, और वो रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर कंसिस्ट थी, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम आज प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है, अगर हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करना चाहें तो न्यूट्रॉन जो है ये एक अनचार्ज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल होता है क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, और ये मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर जस्ट टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ मैनी प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी ये जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। भाई जेम्स चैडविक ने बहुत सिंपल सा काम किया। जेम्स चैडविक ने एक, आपके पास कह लो कि अल्फा पार्टिकल की एक सोर्स ली, एक ऐसी सोर्स ली जो अल्फा पार्टिकल इमिट करती है, और उस सोर्स को उसने लेड बॉक्स के अंदर रखा। उसने, यानी पोलोनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। तो उसने पोलोनियम सोर्स ली, और उस पोलोनियम सोर्स को लेने के बाद उसने क्या किया, उसको बेरिलियम के ऊपर हिट करवाया, बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल को। उसने ये देखा कि जब उसने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो अल्फा पार्टिकल जो है जब वो बेरिलियम से टकराए, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि बेरिलियम ने एक नया पार्टिकल जो है वो इमिट आउट किया अपने अंदर से। जब चैडविक ने फर्दर स्टडी किया तो उसने ये देखा कि भाई ये जो नया पार्टिकल इमिट आउट हुआ है असल में ये न्यूट्रॉन था। आप जो है ये इक्वेशन देख सकते हैं, नीचे इक्वेशन मौजूद है। अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम पे जाके बम्बार्ड हुए तो बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन 6 के अंदर, यानी कार्बन 12 के अंदर कन्वर्ट हो गया वो, और साथ ही साथ जो है आपके पास एक न्यूट्रॉन जो है या एक न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो इमिट आउट हो गया। तो ये थी जेम्स चैडविक की एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सर जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, या यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अच्छा, आपके पास जो जे थॉमसन था, जे थॉमसन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही यूज किया था। इसे हम क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि भाई उसने सिंपल सा एक काम किया कि डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम पंप मौजूद था डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसने 2 मेटल की प्लेट्स लगाई। अच्छा, जे थॉमसन ने परफोरेटेड मेटल प्लेट यूज नहीं की, उसने सिंपल नॉर्मल मेटल प्लेट यूज की। एक मेटल प्लेट को उसने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो वो एनोड कहलाई, दूसरी मेटल प्लेट को उसने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो वो कैथोड कहलाई। और उसने क्या देखा कि जब उसने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट को और वो कंटिन्यूअसली अंदर मौजूद एयर का, यानी ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद एयर के प्रेशर को बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप कम करता रहा, तो उसने अचानक से ये देखा कि भाई आपके पास एक चमक से जो है एक लाइट प्रोड्यूस हुई है कैथोड से, और वो जाकर जो है एनोड पे टकराई है, और एनोड पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ, एनोड पे जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हुआ है। तो इस बेस पर जो है थॉमसन ने कंक्लूड किया कि भाई ये जो रेस है ये रेस निकली है कैथोड प्लेट से। इट मींस कि इन रेस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया, और वो पार्टिकल्स जिन पर कैथोड रेस कंसिस्ट थी, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे कंसिस्ट थी कैथोड रेस, तो उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। देखिए एटम का जो मेन कह लें कि पार्ट है, या यूं कह लें कि एटम का जो दिल है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आज हम ये दुनिया एटम को जो एटम का स्ट्रक्चर जो जानती है कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, या एटॉमिक मास जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और एटॉमिक मास जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो है ये किसका था? ये रदरफोर्ड का था। भाई रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या इसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स गाइगर और मार्टसन की हेल्प ली थी। रदरफोर्ड ने सिंपल सा ये काम किया कि भाई उसने एक रोटेटेबल माइक्रोस्कोप लिया, जिसे हम डिटेक्टर डायग्राम में डिटेक्टर लिखा हुआ है, एक रोटेटेबल माइक्रोस्कोप लिया, और उसने क्या किया, इस रोटेटेबल ये माइक्रोस्कोप जो था, रोटेटेबल माइक्रोस्कोप इज बीइंग रोटेटेबल थ्रू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री पर जो है वो पूरा क्या कर सकता था, माइक्रोस्कोप रोटेट कर सकता था। डायग्राम में ये डिटेक्टर के नाम से मेंशन है। और रदरफोर्ड ने सिंपल सा एक काम किया कि उसने इस काम के लिए गाइगर मार्टसन को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो गाइगर मार्टसन, ये एक्सपेरिमेंट जो है गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि रोटेटेबल माइक्रोस्कोप के बीच में गोल्ड फॉइल प्लेस की, और गोल्ड फॉइल से कुछ डिस्टेंस पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखी। ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स थी, ये सोर्स जो है ये अल्फा पार्टिकल इमिट कर रही थी। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल्स इमिटिंग सोर्स ली। अच्छा, और उसने उसने लेट बॉक्स के अंदर रखा। अब कह लें कि गाइगर मार्टसन ने 3 ऑब्जर्वेशंस ली, और 3 ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड को बताई, जिसकी बेस पर रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कंक्लूड किया। गाइगर मार्टसन ने वो 3 ऑब्जर्वेशंस क्या ली? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन गाइगर मार्टसन ने ये नोट की कि जब सोर्स ने अल्फा पार्टिकल इमिट किया और अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर गए, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेटली पास कर गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है गाइगर मार्टसन ने ये ली कि भाई सम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर कर गए, डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर गए। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये ली कि बहुत ही फ्यू जो है अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वापस आ गए टुवर्ड्स द रेडियो एक्टिव सोर्स। ये 3 ऑब्जर्वेशन गाइगर मार्टसन ने रदरफोर्ड को बताई, जिसकी बेस पे रदरफोर्ड ने इंटरप्रिटेशन दी। रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है जिसमें आपके पास ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए, तो इसका मतलब ये है कि एटम का जो मेजर पोर्शन होता है वो एम्प्टी होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन पर रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई ये जो कुछ पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल जो कि डिफ्लेक्ट हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में बाय मेकिंग डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और वही पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल था कि जब अल्फा पार्टिकल जो है वो उस न्यूक्लियस के करीब गया, तो उस पॉजिटिव चार्ज ने अल्फा पार्टिकल पे रिपल्जन लगाई। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव पार्टिकल थे, उन्होंने अल्फा पार्टिकल पे फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई की और अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवा दिया एट डिफरेंट एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी कि भाई बहुत ही फ्यू अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो वापस सोर्स की तरफ आ गए। तो इसकी बेस पर जो इंटरप्रिटेशन दी थी रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई आपके पास जो है जो पार्टिकल जो वो अल्फा पार्टिकल्स जो कि वापस आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस प्रेजेंट, or another particle is present which applies a strong force on that coming alpha particles, so that the alpha particles is being moved away from the gold foil and comes back towards the radioactive source। तो इसकी बेस पर रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई न्यूक्लियस जो है उसके न्यूक्लियस हमेशा एटम के सेंटर में मौजूद होता है, और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर द होल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट, एंड टुडे वी नो दैट
the sum of proton and neutron is called atomic mass or nucleon number, and atomic mass is always present inside the nucleus of an atom. So this is the atomic structure which was being proposed by Rutherford by the help of his experiment. अगर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वार्क्स। देखिए केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें ना, तो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या करती है, केमिस्ट्री हमें आसानी प्रोवाइड करती है कि हम क्या करें, पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हमारे पास अरेंज हुए हुए हैं, वी आर सपोज टू study the properties of that elements, of all the elements present in the periodic table, and the chemistry provides us a way by combining the atom of those elements and to make a new molecule. Chemistry tells us how a new molecule is being formed by making the atoms of by combining the atoms of by in which way, when we are supposed to combine the atoms of different elements, then what is the नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। तो ये सब आइडिया जो है ये हमें क्या देता है, केमिस्ट्री देती है। अच्छा, केमिस्ट्री जो है वो हमें ये आइडिया प्रोवाइड करती है। और अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में शुरू से ये रूल चलता आ रहा है कि भाई तीन आपके पास जो हैं वो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अच्छा, ऐसा है क्यों? देखिए, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमें पता है कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने में हमें क्या करता है, आसानी प्रोवाइड करता है। इट सिंप्लीफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम and gives us a very simple explanation about the structure of an atom in this complex world। अगर हम बात करें तो हमें क्या होता है, हम एटम के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए या इस आइडिया के जरिए कि भाई तीन पार्टिकल मौजूद होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट जो थे वो इस बात पर एग्री नहीं थे। सो 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहे ताकि किसी ना किसी तरह के नए पार्टिकल्स को क्या करें, डिस्कवर कर सके। एंड दे ट्राई टू डिस्कवर द न्यू पार्टिकल्स बाय यूजिंग टू वेज। दो तरीकों से उन्होंने ये काम किया। फर्स्ट इज बाय लुकिंग एट कॉस्मिक रेस और कॉस्मिक रेस कमिंग फ्रॉम द सन, बिकॉज कॉस्मिक रेस कंटेन न्यू पार्टिकल्स from the outer space and arrive those particles at the earth. So देखिए, सबसे हमारे पास जो है सन से जो रेस आती हैं वो कॉस्मिक रेस कहलाती है, एंड दोस कॉस्मिक रेस comes at the earth by traveling through the large vacuum और space, large space और vacuum से travel करती हुई अर्थ तक आ रही है। And those cosmic rays are responsible for the arrival of new particles at the earth। और यही cosmic rays जो हैं ये नए particles अर्थ तक लेकर आती हैं। So scientists जो हैं या physicists जो हैं उन्होंने उन न्यू कह लें कि उन cosmic rays को स्टडी करना शुरू किया so that they can find or they can discover a new particle। Second तरीका क्या था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि भाई पार्टिकल एक्सेलरेटर में जब हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कोलाइड करवाते हैं तो हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइड होने के बाद कौन सा नया पार्टिकल बनाते हैं। उन्होंने इस चीज को स्टडी किया, जो नया पार्टिकल बना उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। और साइंटिस्ट ने इन दोनों तरीकों से जब स्टडी किया न्यू पार्टिकल्स को, तो उन्होंने ये चीज कंक्लूड की कि भाई ये जो न्यूली पार्टिकल है, न्यूली डिस्कवर पार्टिकल है, द मास ऑफ दैट न्यूली डिस्कवर पार्टिकल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इस बात से ये क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट से कि भाई जो आपके पास न्यूली डिस्कवर पार्टिकल है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है वो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द फंडामेंटल पार्टिकल विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो आगे चलकर यहां तक जो है ये चीजें थी सारी के पार्टिकल डिस्कवर हुए। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास सब एटॉमिक या फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये दो फैमिलीज में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट फैमिली इज हेड्रॉन एंड द सेकंड फैमिली इज लेप्टॉन्स। अगर हम हेड्रॉन्स की बात करें तो हेड्रॉन्स में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इन दोनों पर जो है न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का अफेक्ट होता है या इस कह लें कि असर होता है मौजूद।
इसीलिए ये हेड्रॉन्स कहलाते हैं। जबकि अगर हम लेप्टॉन्स की बात करें तो लेप्टॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेप्टॉन्स फैमिली का हिस्सा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अनअफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनका लेप्टॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं होता। अगर हम हेड्रॉन के मीनिंग्स लें तो हेड्रॉन के मीनिंग्स होते हैं बल्कि, और हमें पता है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और एटम के एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेप्टॉन्स, सो लेप्टॉन्स मींस लाइटर, and we also know that electrons is the lightest particle of an atom which is being continuously revolve around the nucleus and is unaffected by the strong nuclear forces of a nucleus. So पिक्चर जो थी हेड्रॉन फैमिली की वो यानी कह लें कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और इसे सिंप्लीफाई किया हमारे पास एक साइंटिस्ट था म्यूरे जेलमैन। उसने जो है 1964 में एक मॉडल प्रपोज किया सो दैट द कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर ऑफ हेड्रॉन फैमिली ऑफ पार्टिकल्स becomes quite understand। उसने ये कहा कि भाई ये जो आपके पास जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं हेड्रॉन्स में, जो पार्टिकल इंक्लूड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है आपके पास कुछ फ्यू डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और उन पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स कहते हैं। और ये जो क्वार्क्स होते हैं ये हमेशा अपने कह लें कि करस्पॉन्डिंग पार्टिकल एंटी क्वार्क्स के साथ जो है वो क्या होते हैं, हमेशा प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपके पास जो है कुदरत ने ये इन पार्टिकल्स में सलाहियत रखी होती है कि ये पार्टिकल जो है वो हमेशा अपने एंटी पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल फिजिक्स में बात करें फोर्स की, तो अप्लाइड फोर्स के साथ लाजमी तौर पे बैकवर्ड फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होगी। इसीलिए तो न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ दिया था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इन द सेम वे जब मैटर एग्जिस्ट करता है तो मैटर जो है वो अपने एक कह लें कि अपने अपोजिट एक पार्टिकल जिसे हम एंटी मैटर कहते हैं उसके साथ हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जब क्वार्क्स हैं तो क्वार्क्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे विद देयर करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स कॉल्ड एंटी क्वार्क्स। सो हमारे पास जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स हैं वो तीन तरह के हैं, अप क्वार्क्स, अप एंटी क्वार्क्स, डाउन एंटी क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, स्ट्रेंज एंटी क्वार्क्स। अच्छा, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें ना, या उसी रिप्रेजेंट करें क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की फॉर्म में, तो हम ये देखते हैं कि प्रोटॉन जो है ये दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। इसीलिए हमने दो बार यू और एक बार डी लिखा। जबकि अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है ये एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क्स पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। इसीलिए हम न्यूट्रॉन के लिए यू डी डी लिखते हैं। अगर आप ये फिगर देखें तो इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मौजूद है। अच्छा, अप क्वार्क पर जो चार्ज है वो होता है 2/3 ई। ई की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। ई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्री चार्ज विच इज 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में आप देख सकते हैं दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मौजूद है। अच्छा, ये जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं ना, एंटी पार्टिकल असल में शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं दैट द एंटी मैटर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और ये जो एंटी मैटर है ये एंटी पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये, आप यूं समझे कि जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलेगा तो वो हमेशा क्या करेंगे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे, तो वो एक दूसरे को तबाह करेंगे, एनाइलेट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जब वो एक दूसरे को खाएंगे, तबाह करेंगे एक दूसरे को, तो वो क्या करेंगे, वो मास एक दूसरे का जो वो खत्म कर रहे हैं वो मास वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स। इसीलिए जब आपके पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एनाइलेट होते हैं, when they meet together, when they meet with each other, they annihilate and they emit high energy photons। आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स बहुत सिंपली कह लें कि आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी ऐसे एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका न्यूक्लियॉन नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम हो। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम क्यों होगा? क्योंकि भाई उन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट इसलिए है कि उन एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो डिफर कर रही है। माना वो है एक ही एलिमेंट के एटम, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफर करने की वजह से उनके एटॉमिक मास में चेंज आ जाता है और वो जो है वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। प्रोटियम में देखिए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन।
ड्यूट्रियम में आपके पास एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और ट्राइटियम में जो है एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि है तो ये तीनों के तीनों एटम एक ही एलिमेंट के, लेकिन इनमें प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल जो है ना भाई, ये सिंपल सी कह लें कि इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, या एक तरीका बताता है हमें एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने का। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसको नील बोहर ने जो है वो क्या किया, करेक्ट किया, और फिर नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। आगे चलकर फिर जो है जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास जो है एटम का स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी साइंटिस्ट को क्लियर नहीं हो रहा था, या फिजिशिस्ट क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे एटम के स्ट्रक्चर को। तो आपके पास जो है दो साइंटिस्ट आए 1926 में, एरविन श्रोडिंगर और वार्नर हेजनबर्ग। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक मॉडल प्रोवाइड किया, और उस मॉडल के जरिए एटम की कह लो के जो स्ट्रक्चर है, या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, उसको प्रिडिक्ट करने के अमल को इन दोनों ने क्या किया, आसान कर दिया अपने उस मॉडल को प्रपोज करके। उस मॉडल को दुनिया आज इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल के नाम से जानती है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है, ये हमें सिंपल सी ये बात बताता है कि भाई हमें हरगिज ये नहीं पता, ये कहता है क्लाउड मॉडल कि हमें हरगिज ये नहीं पता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर मौजूद होगा किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। उस पोजीशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर मौजूद होगा, और वो स्पेसिफिक एरिया जो है उसे हम ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल, या कह लो कि सब ऑर्बिटल या शेल्स के नाम से जानते हैं। आगे चलकर इन्होंने मजीद ये कहा कि भाई ये जो क्लाउड मॉडल है, ये एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देखिए, प्रोबेबिलिटीज का मतलब है इम्कानात। जैसे वेदर, जैसे कह लेंगे वेदर न्यूज कास्ट होती है कि आज जो है इम्कानात हैं कि बारिश होने के, तो इम्कानात जो है वो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटीज आर द चांसेस। सो ये आप अरविंद श्रोडिंगर और वार्नर हेजनबर्ग ने सिंपल क्लाउड मॉडल में ये कहा कि भाई क्लाउड मॉडल जो है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को यूज करते हुए वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को प्रिडिक्ट करता है। और आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये बेसिकली क्लाउड लाइक रीजन को डिस्क्राइब करता है, यानी ये बताता है कि भाई ये क्लाउड लाइक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। अब जहां पे क्लाउड बहुत ज्यादा डेंस है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के इम्कानात जो है वो बहुत ज्यादा है, और जहां पे क्लाउड लेस डेंस है, वहां इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा लेस है। तो ये जो डेंस रीजन्स होते हैं ना हमारे पास, ये रीजन्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और यही रीजन्स जो हैं ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ मौजूद है। जहां डेंस होगा रीजन, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर, एंड वेयर द रीजन इज लेस डेंस, देन एट दैट स्पॉट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी इज लोअर। और ये जो रीजन होता है, यानी ये जो डेंस और लेस डेंस रीजन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक तरह का, अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखें तो ये एक तरह का बारबेल या फ्लावर शेप जो है वो एटम बनाते हैं। डायग्राम में ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है, एक तरह का फ्लावर शेप फॉर्म करते हैं ये। आप देख सकते हैं जहां पर ये स्पॉट्स बने हुए हैं डार्क, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, और जहां पे डेंसिटी कम है, यानी लाइट कलर एरियाज या लेस डेंस एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम। मजीद आप इसे इस तरीके से देखें कि न्यूट्रॉन के, यानी कह लें कि जैसे जैसे आप न्यूट्रॉन से दूर जा रहे हैं, तो आपके पास जो है वो क्लाउड की डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के चांसेस भी क्या होते जा रहे हैं, लेस होते जा रहे हैं। सो ये हमारा था ओवरऑल, आज हमने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। सो ये वीडियो जो है इंशाल्लाह ये हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, और अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।